मैंने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ बिस्तर पर जाते हुए देखा और मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय तक मैंने समझ लिया था कि जल्दी बोलना ही वो तरीका है जिससे तुम अपने सबूत खो देते हो। ये ट्रिप सोफी का आइडिया था। मॉन्ट्रे में एक लंबा वीकेंड जो रोमांटिक गेटवे की तरह शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ग्रुप ट्रिप बन गया क्योंकि सोफी में लोगों को साथ जोड़ने की आदत थी। और जब तक हम कारों में सामान रख रहे थे, हम 6 लोग हो चुके थे। मैं, सोफी, लुकास और उसकी गर्लफ्रेंड पीटर और सोफी के काम से जुड़े 2 कपल्स जिनके नाम मैं बार बार भूल जाता था। लुकास सोफी का सबसे पुराना दोस्त था। ये बात इतनी बार दोहराई गई थी कि अब ये एक बैकग्राउंड नॉइज बन चुकी थी। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे और लुकास पिछले 3 सालों से हमारी जिंदगी में मौजूद था। हमेशा थोड़ा ज्यादा मौजूद, जितना नॉर्मल होना चाहिए। हमेशा उस दूरी पर जो किसी चीज जैसा लगता है लेकिन किसी नाम में फिट नहीं बैठता। मैं चीजें नोटिस करता था क्योंकि मेरा काम ही प्रिसिशन का है। 12 साल फॉरेंसिक अकाउंटिंग में रहने के बाद तुम डिटेल के साथ एक अलग रिश्ता बना लेते हो। तुम सीख जाते हो कि सबसे जरूरी चीज ऑब्वियस नंबर नहीं होता, बल्कि वो होता है जो थोड़ा सा ऑफ लगता है। और सोफी भी अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगी थी। छोटी बातें जो अकेले में सामान्य लगती थी, लेकिन मिलकर एक पैटर्न बनाती थी। जैसे लुकास के अपार्टमेंट हेल्प का 1 दिन का प्लान 3 दिन का हो जाना, या लंच का डिनर में बदल जाना और फिर उसका फोन डेड होना। और मैं इन सबको 6 हफ्तों से साइलेंटली जोड़ रहा था क्योंकि मुझे कंफर्म चाहिए था। होटल ने हमें एक स्विट दिया था जिसमें 2 रूम्स और एक शेयर्ड लिविंग एरिया था। लुकास और पीटर को दूसरा रूम मिला था, लेकिन रात 9 बजे पीटर को माइग्रेन हो गया। उसने दवा ली और जल्दी सो गई। और 11 बजे जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो सोफी काउच बना रही थी। मैंने पूछा किसके लिए, तो उसने कहा लुकास के लिए, क्योंकि वो पीटर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि वो उसका रूम है। लेकिन सोफी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम बना रहा हूं और कहा कि उसे माइग्रेन है और वो बस कंसिडरेट बन रहा है। फिर उसने काउच को ऐसे सेट किया जैसे वो फाइनल डिसीजन हो और मैंने बस ठीक है कहकर बेड में जाना चुना। लेकिन रात के किसी समय मेरी नींद खुली और सोफी मेरे बगल में नहीं थी। मैं चुपचाप उठा और बिना लाइट जलाए बेडरूम के दरवाजे तक गया। वो थोड़ा सा खुला था और लिविंग एरिया की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि सोफी उस बेड पर थी जो काउच से बना था और लुकास के पास लेटी हुई थी। किसी स्पष्ट स्थिति में नहीं जिसे कोई फोटो आसानी से प्रूव कर सके, बस इतनी। पास की दूरी का कोई मतलब नहीं बचा था और मैं डोरवे में खड़ा रहा, गुस्से की तरह नहीं बल्कि एक एनालिसिस की तरह, जैसे कोई ऐसी एंट्री देख रहा हो जो बैलेंस शीट में फिट नहीं बैठती। फिर मैं वापस बेड में आ गया और सीलिंग देखते हुए सोचता रहा कि ये क्या है, ये किस चीज से जुड़ता है और मुझे क्या कंफर्म करना होगा ताकि ये सिर्फ सस्पेशन न रह जाए। और सुबह सोफी 6 बजे वापस आई और बहुत क्वाइटली बेड में लेट गई जैसे उसे पता हो कि उसे देखा नहीं जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। नाश्ते पर मैं बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने कॉफी पास की, पीटर से पूछा कि उसका माइग्रेन कैसा है और वो बातचीत की जो ये साबित करने के लिए होती है कि कमरे में सब ठीक है और कुछ भी गलत नहीं है। सोफी मुझे टेबल के दूसरी तरफ से देख रही थी, उस खास अटेंशन के साथ जो एक महिला तब देती है जब वो तय कर रही हो कि साइलेंस शांति है या एक स्ट्रैटेजी। घर लौटते समय कार में उसने कहा, तुम क्वाइट हो। थक गया हूं, मैंने कहा। उसने विंडो की तरफ देखा। लुकास तुम्हारी समझदारी की अप्रिशिएट करता है, मुझे यकीन है करता होगा। उसने मुड़कर मुझे देखा। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैंने कहा, बस तुम्हारी बात से अग्री कर रहा हूं। कुछ देर कार शांत रही। फिर उसने कहा, तुम इसे वर्ड नहीं बनाने वाले हो, है ना? क्या चीज? लुकास का स्वेट में रहना। तुम थोड़े टेंस लग रहे हो। मैं टेंस नहीं था, मैंने कहा, मैं सरप्राइज था। एड्रियन। उसकी आवाज बदल गई, उस टोन में जो वो तब इस्तेमाल करती थी जब वो मेरी ही परसेप्शन को रीडिफाइन करना चाहती थी। वो फैमिली जैसा है, तुम जानते हो। मैं जानता हूं तुम ऐसा कहती हो। इसका मतलब क्या है? मैंने रोड पर नजर रखी। इसका मतलब है मैं जानता हूं तुम ऐसा कहती हो। सोफी वापस विंडो की तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम्हें इस पर बड़ा होना पड़ेगा, मैच्योर बनो। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये बहस जीतने की बात नहीं थी। 6 हफ्ते पहले मैंने रिकॉर्ड्स रखना शुरू कर दिया था और जो मुझे अब तक मिला था वो सस्पेशन से कहीं ज्यादा था। मुझे अभी 3 हफ्ते और चाहिए थे और एक आखिरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ही मैं कुछ कहता। मैं हमें सुबह की रोशनी में घर ले गया और कुछ भी रिवील नहीं किया। इमोशनल अफेयर्स बेड में शुरू नहीं होते, वे उन जगहों पर शुरू होते हैं जहां तुम देख नहीं रहे होते। एक अंदर का जोक जिसमें तुम शामिल नहीं थे, एक मैसेज जो 11:40 पर आता है और तुम्हें रिप्लाई से पहले ही रिप्लाई मिल जाता है, या किसी नाम को देखकर चेहरे पर वो हल्की राहत जो पढ़ने से पहले ही आ जाती है। मैं बहुत समय से देख रहा था, बस लिखना अभी हाल में शुरू किया था। 6 हफ्ते पहले मॉन्ट्रे से पहले मैंने एक नोटबुक शुरू की थी। कोई ड्रामेटिक फैसला नहीं, एक प्रोफेशनल हैबिट। 12 साल फॉरेंसिक अकाउंटिंग ने मुझे ये सिखाया था कि जब पैटर्न दिखने लगे तो मेथोडोलॉजी बदलती नहीं, बस एक्सटेंड होती है। मैंने डेट्स लिखी, टाइम्स लिखे, बातचीत के फ्रैगमेंट्स जो मैंने सुने नहीं बल्कि प्रॉक्सिमिटी से पकड़े, सोफी के कॉल्स की ड्यूरेशन, वो इनसाइड जोक्स जो उसके लिए बने थे लेकिन मेरे लिए एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। पहली एंट्री एक ट्यूसडे की थी। सोफी डिनर से लुकास के साथ वापस आई थी, हंसते हुए, बिना बताए क्यों। जब मैंने पूछा क्या हुआ था, उसने कहा, इट्स अ होल थिंग, यू हैड टू बी देयर। और वो मुस्कुरा रही थी। उसने बाथरूम जाते समय भी वही स्माइल रखी। मैं किचन में बैठकर लिख रहा था, इनसाइड जोक, ओरिजिन अननोन, नॉट ऑफर्ड। ये प्रूफ नहीं था, लेकिन प्रूफ ऑफ नथिंग भी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी एंट्री 1 हफ्ते बाद की थी। हम तीनों टीवी देख रहे थे क्योंकि लुकास डिनर के बाद भी रुका हुआ था। जितना रुकना नॉर्मल सोशल सेंस में ऑकवर्ड होता है।
सोफी का फोन काउच आर्म पर फेस डाउन था। वो बस हुआ। उसने उठाया, पढ़ा, मुस्कुराई और वापस फेस डाउन रख दिया। मैंने नहीं पूछा, उसने नहीं बताया। तीसरी एंट्री। सोफी किचन में 11 मिनट पर फोन पर थी, जबकि मैं बेडरूम में पढ़ रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। वो रिदम था किसी ऐसे कॉन्वर्सेशन का जो कंफर्टेबल भी था और ऑनगोइंग भी, और जो तब शुरू हुआ था जब मैं उसे सुन नहीं रहा था। बाद में जब वो बेड पर आई तो मैंने पूछा, लेट कॉल? लुकास? वो बिजनेस स्टफ में स्ट्रेस्ड है, उसने कहा। न्यू वेंचर? उसने कहा। उसके कुछ हफ्ते बहुत रफ रहे हैं। उसने लैंप बंद कर दिया और मैं सीलिंग की तरफ देखता रहा। फिर सुबह होते ही मैंने ये सब लिख लिया। मॉन्टरे तक आते आते मेरे पास 31 एंट्रीज हो चुकी थी। न आरोप, न किसी तरह का सीधा सबूत, बल्कि एक कंसिस्टेंट पैटर्न का रिकॉर्ड जो 6 हफ्तों में धीरे धीरे बनता गया था। और जब उसे एक साथ देखा जाता था तो वो किसी भी ऑनेस्ट इंसान के लिए नॉर्मल फ्रेंडशिप जैसा नहीं लगता था। इसके अंदर गैसलाइटिंग के भी अपने एंट्रीज थे। पहली बार मैंने सीधे तौर पर कुछ कहा था एक सैटरडे को, सितंबर में, नोटबुक से पहले, जब मैं अभी इंस्टिंक्ट पर काम कर रहा था, रिकॉर्ड पर नहीं। मैंने कहा था, तुम मुझसे ज्यादा बात करती हो। और ये मैंने बहुत माइल्ड तरीके से कहा था, क्योंकि मैं कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर रहा था। मैं किचन में खड़ा कॉफी बना रहा था और सोफी ने फोन नीचे रखकर मुझे उस तरह देखा जिसे मैं बाद में समझ पाया कि वो रीफ्रेमिंग की शुरुआत थी। फिर उसने कहा, वो कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और जब मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा, वो हमेशा कुछ न कुछ मुश्किल से गुजर रहा होता है। और उसकी आवाज उस पेशेंट लेकिन स्लाइटली टायर्ड टोन में थी जिसे वो तब इस्तेमाल करती थी जब उसे लगता था कि सामने वाला अनरीजनेबल है। और उसने कहा कि वो लुकास को 19 साल की उम्र से जानती है और वो उसका बहुत करीबी दोस्त है। और अगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं तो ये मेरी इनसिक्योरिटी है। और मैं बस कॉफी लेकर खड़ा रहा और नहीं कहा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैंने वही इंप्लाई किया है। और मैंने कहा कि ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था। और वो बोली कि ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो मुझे गिल्टी फील करवाने के लिए है क्योंकि उसका एक दोस्त है। और उसने फोन उठा लिया और कहा कि ये इनसिक्योरिटी है और उसे लगा था कि मैं इससे आगे बढ़ चुका हूं। और मैं उस सुबह कुछ नहीं बोला, लेकिन 3 दिन बाद मैंने नोटबुक शुरू कर दी। और नवंबर में मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट स्टेटमेंट्स देखे, जो मैं वैसे भी हर क्वार्टर रिव्यू करता था, क्योंकि ये मेरी प्रोफेशनल हैबिट थी। और सोफी जानती थी कि मैं ये करता हूं। और मैंने सेकेंडरी सेविंग्स अकाउंट में एक $40,000 की कैपिटल इंजेक्शन देखी जो उसके बिजनेस अकाउंट में गई थी। सोर्स एक प्राइवेट डेलावरे LLC था जो सिर्फ 2 महीने पुराना था और जिसका कोई वेब प्रेजेंस नहीं था। और मुझे 3 दिन लगे रजिस्टर्ड एजेंट तक पहुंचने में। और नाम लुकास मेरिट था। और मैं शॉक नहीं था, क्योंकि शॉक के लिए सरप्राइज चाहिए होता है। और मैं पहले ही पैटर्न के करीब पहुंच चुका था। ये कंफर्मेशन था, रेवलेशन नहीं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मॉन्टरे में काउच शेयर नहीं किया था, उन्होंने कैपिटल शेयर किया था। और वह भी एक बिजनेस रिलेशनशिप के रूप में जिसे मुझसे पूरी तरह छुपाया गया था। और मैं वही बैठा रहा और समझ गया कि ये कोई इमोशनल अफेयर नहीं था जिसे मैं पकड़ रहा था, बल्कि एक पैरेलल लाइफ थी जिसमें मैं साल भर से बिना इनवाइट किए मौजूद था। और मैं तुरंत घर नहीं गया, बल्कि अपने ऑफिस में शाम 7 बजे तक बैठा रहा और वही किया जो मुझे सिखाया गया था जब डेटा समझ में ना आए। मैंने थ्रेड को मेथोडिकली फॉलो किया, इमोशन से नहीं। LLC का नाम मरीडियन क्रिएटिव पार्टनर्स था, जो डेलावरे में 8 महीने पहले रजिस्टर किया गया था। सोफीज बिजनेस अकाउंट में कैपिटल इंजेक्शन से 2 महीने पहले। ये एक सिंगल मेंबर एंटिटी था जिसमें लुकास मेरिट रजिस्टर्ड एजेंट था, एक सैन फ्रांसिस्को की लॉ फर्म के थ्रू। इसका कोई वेबसाइट नहीं था, कोई पब्लिक प्रेजेंस नहीं थी, और सिर्फ मिनिमम लीगल फाइलिंग्स थे जो डेलावरे लॉ में रिक्वायर्ड होते हैं। यही वजह थी कि प्राइवेसी चाहने वाले लोग डेलावरे चुनते हैं। इसका मतलब साफ था कि लुकास ने यह सब इंपल्सिवली नहीं किया था। यह प्लान था। सबसे पहले एंटिटी बनाई गई थी, और इसका मतलब था कि उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया था जिसमें पैसे का ट्रांसफर बाद में आए और पहले से ही आर्किटेक्चर तैयार हो। कोई भी ये काम अचानक डिसीजन के लिए नहीं करता। ये तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि डिसीजन ट्रेस करना मुश्किल हो और बाद में मिलने पर भी वो इरिवर्सिबल लगे। मैंने सोफी के बिजनेस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स स्टेट फाइलिंग डेटाबेस से निकाले। उसकी कंसल्टेंसी फॉर्मा स्टूडियो 2 साल पुरानी थी। मैं वही था जब उसने इसे रजिस्टर किया था। मैंने उसे नाम चुनते देखा था, मिशन स्टेटमेंट लिखते देखा था, और इनिशियल अकाउंट्स सेट करते समय मैं डिनर बना रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे लगे कि उसने सब खुद बनाया है, और मैंने उस बात का रिस्पेक्ट किया था। मैंने कभी शेयर होल्डर स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं कहा, क्योंकि तब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने मान लिया था कि वो सोल शेयर होल्डर है। वो अजम्पशन गलत था। मैंने शेयर होल्डर अग्रीमेंट ढूंढा जो 9 महीने पहले फाइल्ड एक अमेंडमेंट के थ्रू अपडेट हुआ था। ये एक रूटीन एक्सपांशन की तरह दिखता था, ऐसा बदलाव जो एडमिनिस्ट्रेटिव लगता है और अक्सर नजरअंदाज हो जाता है क्योंकि उसमें कोई ड्रामेटिक लैंग्वेज नहीं होती। सोफी अभी भी 70% मेजॉरिटी शेयर होल्डर थी, लेकिन बाकी 30% मरीडियन क्रिएटिव पार्टनर्स को दिया गया था। 30% उसकी कंपनी का हिस्सा लुकास को, एक ऐसे एंटिटी के थ्रू जो उसने खुद डिजाइन करने में मदद की थी ताकि उसे ढूंढना मुश्किल हो। मुझे यह भी पता था कि उसने मदद की थी क्योंकि रजिस्टर्ड एजेंट वाली लॉ फर्म एक बुटीक सैन फ्रांसिस्को प्रैक्टिस थी जिसे सोफी ने एक बार कैजुअली मेंशन किया था। फॉर्मा के ग्रोथ प्लानिंग के लिए एक कॉन्टैक्ट के रूप में उसने इसे उस तरह बताया था जैसे वह मुझे सिर्फ इतना बता रही हो कि यह मौजूद है, लेकिन यह नहीं चाहती थी कि मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूं। मैंने ये सब नोटबुक में लिखा। फिर मैंने लिखा, वो जानती है कि अगर मैं ढूंढता तो मुझे ये मिल जाता। ठीक है, समझ गया। अब से मैं हमेशा पूरा टेक्स्ट एक ही पैराग्राफ में दूंगा। उसने ये छिपाना जानबूझकर मुश्किल बनाया था, और यही वो डिटेल थी जो एक गलती और एक डिसीजन के बीच फर्क करती थी।
गलतियां बिना सोचे समझे होती है, जिनमें यह नहीं देखा जाता कि कोई उन्हें बाद में पकड़ पाएगा या नहीं। लेकिन जो चीजें छिपाई जाती हैं, वे इसलिए छिपाई जाती है क्योंकि उन्हें बनाने वाला जानता है कि अगर वे सामने आ गई तो वो उन्हें संभाल नहीं पाएगा। सोफी ने डिस्कवरी को ध्यान में रखा था। उसने बस ये मान लिया था कि मैं देखूंगा ही नहीं, और वो पहले 11 महीनों तक गलत नहीं थी। लेकिन 12वें महीने में वो गलत साबित हुई। सैटरडे सुबह मार्कस आया। वो हमेशा की तरह बिना बताए कॉफी लेकर आया, उस सहजता के साथ जैसे उसे यहां आने की पूरी अनुमति हो। मैं किचन टेबल पर लैपटॉप और प्रिंटेड शेयर होल्डर अमेंडमेंट के साथ बैठा था। उसने पेपर्स देखे, फिर मुझे देखा, फिर दोबारा पेपर्स को देखा और बैठ गया, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, सिर्फ समझने के लिए। इसलिए मैंने उसे सब कुछ समझाया। नोटबुक, मॉन्ट्रे, एलएलसी, इक्विटी स्ट्रक्चर, टाइमलाइन जिसमें एंटिटी पहले बनी और पैसा बाद में आया, और वो 11 महीने जब हर शेयर डिनर में किसी ने ये नहीं बताया कि लुकास मेरी पत्नी की कंपनी का 30% मालिक है। मार्कस ने ध्यान से सुना, बिना इंटरप्ट किए, बिना मजाक बनाए। जब मैंने खत्म किया तो वो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, उन्होंने ये सब मिलकर स्ट्रक्चर किया? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तो वो सिर्फ पैसिव नहीं है, उसे एंटिटी के बारे में पता था। लॉ फर्म कनेक्शन ये साबित करता है, ये सिर्फ फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है। मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, तो फिर ये क्या है? मैं विंडो की तरफ देखता रहा। बाहर सब कुछ नॉर्मल था, लोग, कुत्ता, सुबह की हलचल, लेकिन मेरे सामने सब अलग था। मैंने कहा, मुझे अभी पूरी शेप नहीं पता, मुझे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पता है, टाइमलाइन पता है, लेकिन एक्सचेंज या मीनिंग नहीं पता। मार्कस ने पेपर्स नीचे रख दिए और पूछा, तुम उसे कॉन्फ्रंट करोगे? मैंने कहा, अभी नहीं। उसने पूछा, कब तक? मैंने कहा, जब तक मुझे पता ना हो कि मैं किस चीज को कॉन्फ्रंट कर रहा हूं। अभी मेरे पास सिर्फ हिडन इन्वेस्टमेंट और बिहेवियर पैटर्न है। दैट्स नॉट नथिंग, बट इट्स नॉट द कंप्लीट पिक्चर। व्हाट एल्स कुड देयर बी? आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डन लुकिंग। वो कुर्सी पर पीछे झुक गया और कुछ सेकंड के लिए सीलिंग की तरफ देखा, फिर बोला, वो कहेगी कि ये एक बिजनेस डिसीजन था, कि उसने इसे अलग रखा क्योंकि वह तुम्हें फॉर्मा में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है, उसके पास इसका एक ऐसा वर्जन होगा जो रीजनेबल लगेगा। वो हमेशा ऐसा करती है। उसने मुझे सीधे देखा। एड्रियन, तुम ठीक हो? मैंने उस सवाल को ऑनेस्टली सोचा, न सोशल वर्जन में, न उस ऑटोमेटिक जवाब में जो बातचीत को बंद कर देता है, बल्कि असली सवाल में। अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा। मैंने कहा, मैं उस स्टेज में हूं जो दर्द से पहले आती है, जहां ये अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है। वो स्टेज खत्म होती है, मुझे पता है। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि पूरा पिक्चर मिलने तक ये स्टेज खत्म ना हो। मार्कस ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कॉफी उठाई और शेयर होल्डर अग्रीमेंट को एक बार फिर देखा, उस एक्सप्रेशन के साथ जिसमें समझ थी कि पेपर पर जो है वो सिर्फ सबसे छोटा हिस्सा है पूरी बात का। मुझे बताना जब मूव करने के लिए रेडी हो। उसने कहा, तुम जान जाओगे। मैंने कहा, कैसे? उसने पूछा। मैंने टेबल पर पड़े नोटबुक और प्रिंटेड पेजेस की तरफ देखा। 31 एंट्रीज और बढ़ती हुई एक मैरिज का रिकॉर्ड जिसे मैं एक एक एंट्री करके टूटते हुए देख रहा था। क्योंकि मैं नोट्स लेना बंद कर दूंगा, मैंने कहा, और डिसीजंस लेना शुरू कर दूंगा। एमा ने बुधवार शाम को कॉल किया, जब मैं अपने डेस्क पर बैठा फॉर्मा स्टूडियो के 18 महीनों के एक्सपेंस रिपोर्ट्स देख रहा था, जिसे मैंने एक पर्सनल टैक्स रिव्यू का बहाना बनाकर मांगा था। फोन पर उसका नाम फ्लैश हुआ, एमा राइस। 14 साल की दोस्ती यूनिवर्सिटी के पहले हफ्ते से शुरू हुई और स्टूबोनेस और कंपैटिबिलिटी के कारण अब तक बची हुई। मुझे एक फेवर चाहिए, उसने कहा। हेलो भी नहीं? मैंने कहा, हेलो, मुझे एक फेवर चाहिए। क्या फेवर? मुझे कैल्विन नीचोल्स के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में सीनियर पोजीशन मिली है, उसने कहा। फिर थोड़ी पजली, मैं 6 हफ्तों में स्टार्ट कर रही हूं, लेकिन मेरी अपार्टमेंट सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है क्योंकि मेरा सबलेट बिल्डिंग खरीद बैठा है, जो इंप्रेसिव है लेकिन हेल्पफुल नहीं। तुम्हें रहने की जगह चाहिए, टेम्पररी, 4 से 6 हफ्ते। तुम यहां रहना चाहती हो। तुम्हारा गेस्ट रूम है, मैं वहां पहले भी रह चुकी हूं, उसने कहा। 3 साल पहले की बात है। वो रूम अभी भी वैसा ही है, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं। मैंने अपने डेस्क की तरफ देखा, जहां एक्सपेंस रिपोर्ट्स फैले हुए थे और लैपटॉप के बाईं तरफ नोटबुक रखा था। मैंने कहा, मुझे सोफी से बात करनी होगी। एमा की आवाज थोड़ी सावधान हो गई। सोफी कैसी है? कॉम्प्लिकेटेड, मैंने कहा। एक पॉज आया। एमा जानती थी कब दबाव डालना है और कब रुकना है। ये उसकी वो क्वालिटी थी जिस पर मैं हमेशा भरोसा करता था। उसने कहा, मैं कोई परेशानी नहीं चाहती। मैंने कहा, तुम नहीं बनाओगी, मुझे 24 घंटे दो। सोफी की रिएक्शन ऐसी थी जिसमें सीधे शब्दों से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बता दिया। उसने तुरंत ना नहीं कहा, क्योंकि वो इतनी कंपोज थी कि सीधे इनकार नहीं करती थी किसी ऐसे अरेंजमेंट पर जो टेक्निकली रीजनेबल लगे। एमा एक नोन पर्सन थी, कोई अजनबी नहीं। वो मेरे पास्ट के उस हिस्से में थी जिसे सोफी पहले भी कुछ गैदरिंग्स में देख चुकी थी, इसलिए वो प्रेजेंट थ्रेट जैसी नहीं लगती थी। सोफी ने पूछा, कितने समय के लिए? मैंने कहा, 4 से 6 हफ्ते। वो सीनियर पोजीशन के लिए रिलोकेट कर रही है? हाँ। सोफी ने थोड़ा पॉज लिया, फिर कहा, उसने बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा, हाँ, किया है। क्या वो किसी के साथ आ रही है? वो सिंगल है, सोफी ने बिना किसी टोन के कहा। है क्या? ये सवाल नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। फिर उसने कहा, वो अपने करियर पर फोकस कर रही है। तुम एमा को जानते हो? मैंने कहा, तुमने एमा को कुछ बार ही देखा है। सोफी ने करेक्शन किया, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से, मैं उसे नहीं जानती। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, उसे आने दो, हमें मदद करनी चाहिए। मैंने सिर हिलाया और अपने डेस्क पर वापस चला गया। और ये बात मैंने नोटबुक में नहीं लिखी, कुछ चीजों को लिखने की जरूरत नहीं होती। एमा शुक्रवार को आई, 2 सूटकेसेस और अपना कॉफी का बॉक्स लेकर,
क्योंकि उसकी बीन्स को लेकर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थी और वो किसी और के किचन पर डिपेंड नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर सोफी ने कहा, ये या तो बहुत कंसिडरेट है या बहुत स्पेसिफिक। एमा ने मुस्कुराकर कहा, स्पेसिफिकली कंसिडरेट, और उसकी मुस्कान उस तरह की थी जो बनावटी नहीं थी। वो सच में वही एक्सप्रेशन देती थी जो वो महसूस करती थी। सोफी मुस्कुराई, बिल्कुल सही तरीके से। शाम बाहर से शांत और नॉर्मल लगी। हमने खाना मंगाया, टेबल पर बैठे एमा की नई रोल और उसके अपार्टमेंट सर्च की लॉजिस्टिक्स के बारे में बात की और न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को ऑफिसेज के फर्क पर डिस्कशन किया। एमा ने सोफी से फॉर्मा स्टूडियो के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ सवाल पूछे, जैसे कोई ऐसा इंसान जो एंटरप्रेन्योरशिप को सच में रिस्पेक्ट करता हो। सोफी ने फॉर्मा के बारे में करीब 7 मिनट तक बात की, बिल्कुल नेचुरल फ्लुएंसी के साथ, जैसे वो अपनी ही दुनिया के बारे में बोल रही हो। उसने लुकास का नाम नहीं लिया। मैंने अपना खाना खाया। 1 हफ्ते के अंदर डायनामिक बदलने लगा, किसी बड़े कॉन्फ्रंटेशन की तरह नहीं, न किसी घटना की तरह, बस धीरे धीरे रोजमर्रा के छोटे बदलावों में, जैसे कोई घर तीसरे इंसान की प्रेजेंस को एडजस्ट कर रहा हो और उसी एडजस्टमेंट में चीजें सामने आने लगती हों। एमा जल्दी उठती थी, अपना स्पेशल कॉफी बनाती थी और डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप लेकर काम करती थी जब तक घर पूरी तरह जाग नहीं जाता था। वो शेयर्ड स्पेसेस में एक ऐसे कंसिडरेट एफिशिएंसी के साथ चलती थी जैसे वो गेस्ट हो और उसे हर पल इसका ध्यान हो। एमा और मैं वैसे ही बात करते थे जैसे हमेशा करते आए थे, काम के बारे में, किताबों के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, बिना सोशल फॉर्मेलिटीज के सीधे मैटर पर। वो मेरे फॉरेंसिक आर्किटेक्चर वाले काम में हमेशा से इंटरेस्टेड थी और मैं उसके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वर्क में। सोफी इन कॉन्वर्सेशंस को उस तरह देखती थी जैसे कोई इन्वेंट्री ले रहा हो। थर्सडे शाम को सोफी किचन में आई जब मैं और एमा एक केस स्टडी पर बात खत्म कर रहे थे, फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन इन फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, और तभी एटमॉस्फेयर बदल गया, जैसे हवा में मौसम बदलने से पहले वाली खामोशी आ जाती है। सोफी ने चाय बनाई, कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने कहा, ठीक हूं, मैं लुकास को कॉल करने जा रही हूं। उसने ये बात ऐसे कही जैसे वो चाहती हो कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन ओपनली नहीं चाहती थी कि रिस्पॉन्स मांगा जाए। मैंने उसे देखा और कहा, ठीक है। उसने कहा, मुझे बस ऐसा लग रहा है। वो शब्द ढूंढ रही थी, तुम दोनों का बहुत कंफर्टेबल डायनामिक है। मैंने कहा, हम 14 साल से दोस्त हैं। मुझे पता है। उसने कहा, फिर रुकी, बस, और फिर चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ठीक है, छोड़ो। सोफी, मैंने धीरे से कहा, बी मैच्योर अबाउट दिस। ये उसके अपने ही शब्द थे, उसका अपना ही टोन, वही पेशेंट लेकिन हल्का थका हुआ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट वापसी के साथ। वो मुझे घूरने लगी और मैं बिना कुछ और जोड़े उसकी नजरों को पकड़कर खड़ा रहा। उसने चाय उठाई और दूसरे कमरे में चली गई। मैं कुछ देर किचन में खड़ा रहा, फिर वापस जाकर एमा के साथ बातचीत पूरी करने लगा। उस रात जब मैंने नोटबुक खोली तो उसमें एक नया एंट्री था, एमा के बारे में नहीं, बल्कि सोफी के चेहरे पर आए उस भाव के बारे में जब उसके अपने ही शब्द किसी गलत दिशा से वापस आ गए थे। उस एक एंट्री ने मुझे पहले की 31 एंट्रियों से भी ज्यादा बता दिया था। डिनर पहले से तय नहीं था। एमा हफ्ते की अपनी तीसरी अपार्टमेंट विजिट से लौट कर आई और अपना बैग हॉल में गिराते हुए बोली कि तीनों अलग अलग तरीकों से गलत थे। उसकी आवाज में वो थकान थी जिसमें उम्मीद 2 अच्छे विकल्पों तक बनी रहती है और तीसरे पर आकर पूरी तरह खत्म हो जाती है। मैंने पूछा तीसरे में क्या गलत था, तो उसने कहा बाथरूम का एक विंडो किचन में खुलता था। मैंने पूछा आर्किटेक्चरल, तो उसने कहा शायद जानबूझकर ओपन कॉन्सेप्ट फीचर बताया गया है। वो टेबल पर बैठी और छत की तरफ देखने लगी, कहने लगी कि उसे खाना चाहिए लेकिन वो कोई फैसला नहीं ले सकती। मैंने कहा मैं बना देता हूं। उसने कहा तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे वैसे भी खाना है और मैंने वही पास्ता बनाया जो मैं सैकड़ों बार बना चुका था। कुछ खास नहीं, बस एक भरोसेमंद साधारण खाना, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि लगातार स्थिर चीजें कभी कभी बड़ी महत्वाकांक्षा से बेहतर होती है। एमा टेबल पर बैठी और हम अपार्टमेंट, उसकी नई नौकरी और निर्णय थकान पर रिसर्च के बारे में बात करते रहे। सोफी 7:40 पर घर आई। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही और कमरे को ऐसे देखती रही जैसे पिछले 2 हफ्तों से हर साझा जगह का हिसाब लगा रही हो। एमा टेबल पर थी और मैं स्टोव के पास था। 2 लोगों की बातचीत में एक सहजता थी जिसमें किसी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज या टोन नहीं बदला था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। सोफी ने कहा तुम खाना बना रहे हो। मैंने कहा एमा का दिन खराब था, बैठ जाओ, सबके लिए काफी है। सोफी बैठ गई और मैंने उसके सामने प्लेट रखी। वो बातचीत में शामिल रही लेकिन उसकी मौजूदगी सतही थी, जैसे वो शरीर से वहां थी लेकिन दिमाग किसी और आकलन में लगा था। एमा ने बाथरूम विंडो वाली बात बताई। सोफी हंसी लेकिन फिर तुरंत अपने अंदर के विचारों में लौट गई। डिनर के बाद एमा अपने कमरे में चली गई और मैं और सोफी किचन साफ करने लगे। उसने कहा तुम दोनों बहुत सहज लग रहे हो। मैंने कहा हम 14 साल से दोस्त हैं। उसने कहा मुझे पता है, और फिर बोली वो 3 हफ्तों से यहां है। मैंने कहा लगभग 4 और हैं। उसने दोहराया लगभग। फिर उसने कहा मैं बस नोटिस कर रही हूं कि तुम दोनों के बीच बहुत आसान तालमेल बन गया है। मैंने कहा यह हमारा घर है और हम पुराने दोस्त हैं। उसने कहा तुम उसके साथ अलग तरह से हंसते हो। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा बिना सोचे। मैंने ग्लास सिंक में रखा और कहा मैं बिना सोचे उन लोगों के साथ हंसता हूं जिनके साथ मैं सहज हूं। यही सहजता होती है। और सोफी कुछ नहीं बोली। क्या तुम असहज हो? मैंने पूछा। मैंने ऐसा नहीं कहा। उसने तुरंत कहा तुम संकेत दे रहे हो। मैं सिर्फ देख रहा हूं, मैंने कहा और उसकी तरफ देखा। सोफी, तुमने लुकास को बार बार हमारे घर में लाया है। तुम उसके अपार्टमेंट तक गई हो। तुम होटल के सोफे पर उसके बगल में बैठी हो। तुम आधी रात उसके कॉल उठाती हो। और जब मैंने इस पर सवाल उठाया
तो तुमने मुझे बड़ा होने को कहा। उसने मेरी तरफ देखा। एमा गेस्ट रूम में सो रही है, अपना खाना खुद बना रही है और मेरे साथ लीज एग्रीमेंट देख रही है। मैं रुका। तुम चाहती हो कि मैं क्या अलग करूं? उसने सिंक की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, मैंने बस नोट किया। मैंने कहा, नोट किया? उसने कहा, हाँ, नोट किया। मैंने बर्तन धोना जारी रखा और फिर हम उस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाए। लुकास गुरुवार को आया। उसने पहले से कॉल नहीं किया और उसने कभी कॉल नहीं किया था, जिसे हमेशा एक लंबे रिश्ते की सहजता बताया गया था। लेकिन अब मैं समझ रहा था कि यह उस व्यक्ति का व्यवहार था जिसने तय किया था कि बिना बताए आना बेहतर है ताकि किसी को तैयारी का समय न मिले। मैं अपने स्टडी में था जब सोफी ने उसे अंदर आने दिया। मैंने दरवाजा सुना, उसकी आवाज सुनी और फिर एंट्रीवे में उनकी हंसी सुनी। मैं नीचे आया। लुकास किचन में था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसके लिए कोई नियंत्रित की जाने वाली चीज हूं। एड्रियन, उसने कहा, हाल कैसा है? ठीक है, मैंने कहा। सोफी, मुझे तुमसे 1 मिनट चाहिए। सोफी ने लुकास और फिर मुझे देखा और कहा, ठीक है। हम हॉल में गए। मैंने कहा, उसने कॉल नहीं किया। तुम जानती हो वो कभी कॉल नहीं करता। मैं चाहती हूं कि वो कॉल करे। सोफी ने थकान और चिड़चिड़ापन के बीच की आवाज में कहा, एड्रियन। मैंने कहा, सोफी, उससे कहो कि वो आने से पहले कॉल करे। ये एक सामान्य अनुरोध है, वो अजीब लगेगा। फिर वो अजीब है, मैंने कहा। मैं बस तुमसे कह रहा हूं कि तुम उससे कहो। उसने मुझे उस नजर से देखा जिसे मैं अब पहचानने लगा था, वो सेटअप जहां वो मेरी बात को पलट देती थी। तुम्हारा दोस्त हमारे घर में रह रहा है, उसने कहा। मैं उम्मीद करता हूं तुम मेरे दोस्त को भी सहन कर सकते हो। एम्मा ने अनुमति ली थी। उसने हमारे शेड्यूल के हिसाब से खुद को ढाला था। वो दरवाजा खटखटाती है। वो एक मेहमान की तरह व्यवहार करती है जो स्पेस का सम्मान करता है। मैं बराबर सम्मान की बात कर रहा हूं। सोफी ने किचन की तरफ देखा। मुझ पर भरोसा करो, मैंने कहा। वो मेरी तरफ मुड़ी। सिर्फ 2 शब्द, उसके शब्द, उसकी शैली, वही वाक्य जो उसने मुझे 2 साल तक दिया था, अब वही वापस आया था। बिना गुस्से के, बिना आवाज उठाए, बस एक आईने की तरह। उसने सुना। मैंने देखा कि उसने सुना। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन तुरंत समझ में नहीं बदला, बल्कि कुछ और जटिल बन गया। एक व्यक्ति का चेहरा जो अपने ही बनाए हुए नियम से टकरा रहा था और उसे यह पसंद नहीं आया। उसने ऐसा नहीं कहा। वो वापस किचन में चली गई और लुकास से कुछ कहा जो मैं सुन नहीं सका। 1 मिनट बाद लुकास हॉल में अपने जैकेट के साथ दिखाई दिया। मुझे पहले से कॉल कर लेना चाहिए था, उसने मुझसे कहा, उस सहज आत्मविश्वास के साथ जैसे उसने तय कर लिया हो कि पीछे हटना ही बेहतर गणना है। कोई बात नहीं, मैंने कहा। वो चला गया। सोफी किचन के दरवाजे पर खड़ी रही और मुझे लंबे समय तक देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं। घर शांत था। जो मानक था वो लागू हो चुका था और हम दोनों बिना बोले समझ रहे थे कि जमीन अब ऐसे स्थान पर खिसक चुकी है जहां से वो वापस नहीं आ सकती थी। एम्मा ने इसे गलती से खोज लिया था। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये कैसे हुआ। किसी योजना या निर्देशन के कारण नहीं, बल्कि एक सच्ची खोज की तरह, कौशल, नजदीकी और एक ऐसे विवरण के मेल से जो सही नहीं लग रहा था। वो गुरुवार शाम मेरे स्टडी में आई और एक बार दस्तक दी। क्या तुम्हारे पास 20 मिनट है? उसने कहा। मैंने अपनी नजर उठाई। मैं उस समय क्वार्टरली फाइलिंग देख रहा था। एम्मा के चेहरे पर वो खास भाव था जो तब आता था जब उसने कुछ प्रोसेस कर लिया हो और उसे कहीं बाहर निकालने की जरूरत हो ताकि वो उसे अंदर ही दबा न ले। बैठो, मैंने कहा। वो बैठी और अपना लैपटॉप मेरी डेस्क के किनारे रख दिया। मैं तुम्हें कुछ दिखाने से पहले कुछ पूछना चाहती हूं, उसने कहा, और मुझे चाहिए कि तुम ईमानदारी से जवाब दो। मैं तुम्हें कभी और कैसे जवाब देता हूं? मैंने कहा। तुम जानकारी छिपाते हो, उसने कहा। ईमानदारी से लेकिन अधूरी। मुझे पूरा सच चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। पूछो, तुम वास्तव में फोर्मा स्टूडियो की वर्तमान शेयर होल्डर संरचना के बारे में कितना जानते हो? कमरे में कुछ नहीं बदला। घर शांत था। सोफी बाहर थी, अपने काम के 2 सहयोगियों के साथ डिनर पर, और लुकास उसमें शामिल नहीं था। जितना मुझे बताया गया था, जितना सोफी जानती है, उससे ज्यादा, मैंने कहा। एम्मा ने एक बार सिर हिलाया। तो तुम मर्लिन क्रिएटिव पार्टनर्स के निवेश के बारे में जानते हो? 30% इक्विटी, लुकास की कंपनी। ये 9 महीने पहले की बात है, एम्मा ने कहा। उसने लैपटॉप मेरी तरफ घुमाया। ये उससे भी नया है। उसकी स्क्रीन पर एक शेयर होल्डर राइट्स अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट था जो 6 हफ्ते पहले फाइल किया गया था। मैंने आगे झुककर उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि मर्लिन क्रिएटिव पार्टनर्स की 30% हिस्सेदारी पर एक कंडीशनल राइट्स क्लॉज लागू किया गया है, जिसके अनुसार यदि कुछ वित्तीय शर्तें पूरी होती है, जैसे लगातार 2 क्वार्टर तक राजस्व एक तय सीमा से नीचे जाना या संस्थापक शेयर होल्डर का स्वैच्छिक रूप से कंपनी छोड़ना, तो अल्पसंख्यक शेयर होल्डर को मूल मूल्यांकन पर अतिरिक्त इक्विटी खरीदने का अधिकार होगा, यहां तक कि बहुमत हिस्सेदारी तक। मैंने उसे 2 बार पढ़ा, फिर पीछे बैठ गया। तुम्हें यह कहां से मिला? मैंने पूछा। स्टेट फाइलिंग डेटाबेस से। मैं उस फर्म का बैकग्राउंड देख रही थी जहां मैं ज्वाइन करने वाली हूं। उन्होंने फोर्मा के इंडस्ट्री से जुड़े कुछ काम किए थे, तो बस कंपटीशन समझने के लिए मैं डेटा देख रही थी और फोर्मा सामने आ गया क्योंकि सोफी का नाम जुड़ा था। एम्मा ने लैपटॉप बंद किया और बोली कि अगर वो ध्यान से नहीं देखती तो शायद इस पर गौर भी नहीं करती, लेकिन मेरिडियन क्रिएटिव पार्टनर्स का नाम उसे जाना पहचाना लगा क्योंकि मैंने 3 हफ्ते पहले कुछ कहा था, इसलिए उसने पूरा फाइलिंग रिकॉर्ड खंगाल लिया। उसने समझाया कि यह क्लॉज बाहर से काफी सिंपल और स्मार्ट लगता है, ऐसा जो सीधे किसी पर हमला नहीं करता, बस सही टाइम का इंतजार करता है अगर फोर्मा का रेवेन्यू एक तय लिमिट से नीचे चला जाए।
या सोफी खुद कंपनी छोड़ दे तो लुकास को बहुत सस्ते दाम पर और ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने का हक मिल जाता है। यहां तक कि कंट्रोल भी उसके हाथ में आ सकता है। मतलब उसने कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया कि उसे उस पर भरोसा था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसने पहले से पूरा गेम समझ रखा था और खुद को उस पॉइंट पर सेट कर दिया था जहां से आगे फायदा उसका ही हो। फिर एम्मा ने कहा कि एक और चीज है जो असली ट्विस्ट है। उसने बताया कि वह जो रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है वो सोफी 2 बार लगभग छू चुकी है पिछले 5 क्वार्टर में, बस थोड़ी सी दूरी से रह गई। मतलब वो लगातार बहुत करीब रही है, कभी 7% के अंदर, कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ। और इसका मतलब यह था कि लुकास, जो कंपनी के फाइनेंस देख सकता था, उसे हर बार पता था कि सोफी कितनी करीब है, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं किया, न पैसे डाले न मदद की, बस देखता रहा। मैं उस बात को समझते हुए खिड़की की तरफ चला गया, क्योंकि साफ था कि यह सिर्फ निवेश नहीं था, यह इंतजार की हुई रणनीति थी। एम्मा ने कहा कि वो कंपनी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि कंट्रोल अपने आप उसके हाथ में आ जाए। और वही इस पूरे क्लॉज का असली मकसद लगता है। एक पड़ोसी की लाइट अभी भी जल रही थी और बाहर की दुनिया वैसे ही बिल्कुल बेपरवाह थी, जैसे उसे हमारे अंदर चल रही किसी भी चीज से कोई मतलब ही ना हो। मैं खिड़की के पास खड़ा था और पिछले कुछ हफ्तों में जो भी टुकड़ों में समझ आया था उसे अब एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब तक मैंने इसे सिर्फ एक पर्सनल बिट्रेल की तरह देखा था, एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे सीमा पार कर गया, उसके साथ एक छुपा हुआ बिजनेस एंगल और सोफी के कुछ फैसले जो उसने मुझसे शेयर नहीं किए। मुझे यही लगा था कि कहानी यही तक है, बस इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रस्ट का टूटना। लेकिन अब तस्वीर उससे कहीं बड़ी लग रही थी। लुकास शायद सोफी से उस तरह जुड़ा नहीं था जैसे मैं पहले सोच रहा था, ना ही कोई इंपल्सिव इमोशनल अफेयर की तरह। वो ज्यादा कैलकुलेटेड था, जैसे उसने सोफी को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह आइडेंटिफाई किया हो, खुद को उसके आसपास बहुत सोच समझकर पोजीशन किया हो और अब बस सही समय का इंतजार कर रहा हो। ऐसा समय जब परिस्थितियां उसके फेवर में आ जाए और वो कंट्रोल हासिल कर सके। इसका मतलब यह भी हो सकता था कि सोफी को इमोशनली नहीं बल्कि सिस्टमैटिकली लेवरेज किया जा रहा था। और सबसे अनसेटलिंग बात यह थी कि अभी यह क्लियर नहीं था कि उसे इसका अंदाजा है भी या नहीं। वो इसमें पार्टनर भी हो सकती है, मैंने कहा। हो सकती है, एम्मा ने शांत होकर जवाब दिया। या फिर वो बस ऐसा इंसान है जिसने किसी पर भरोसा किया है और सामने वाला उसी भरोसे को स्ट्रक्चर में बदल रहा है। मैंने उससे पूछा कि उसका एक्चुअल रीड क्या है। एम्मा थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि इस महीने जब वो घर में रही तो सोफी कई बार जेन्युइनली अनअवेयर लगी कि फॉर्मा की परफॉर्मेंस कितनी क्लोज थी उस थ्रेशोल्ड से। उसने कहा कि पिछले हफ्ते सोफी किचन में कंपनी के नंबर्स देखकर सच में प्राउड लग रही थी, जैसे उसे अपनी प्रोग्रेस पर भरोसा हो। एम्मा ने फिर एक बात बहुत कामली कही कि अगर कोई व्यक्ति किसी थ्रेशोल्ड ट्रिगर को जानबूझकर अवॉइड कर रहा होता है तो वो आमतौर पर रिलीफ फील करता है, प्राइड नहीं। मैं खिड़की के पास खड़ा रहा और बाहर की हल्की रोशनी को देखता रहा और मेरे दिमाग में सोफी का वो चेहरा घूमता रहा जब वो अपने काम के बारे में बात कर रही थी। वो जेन्युइनली खुश थी, बिना किसी मास्क के, और उसी एक सच्ची खुशी ने पूरी कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। वो मैनेज्ड रिलीफ जैसा नहीं था जिसमें कोई इंसान अलग खबर के इंतजार में थोड़ी राहत महसूस करता है। मैं खिड़की से मुड़ा और सीधे बोला, उसे पता नहीं है। एम्मा ने शांत होकर कहा, मेरा भी यही अंदाजा है और यही बात पूरी कहानी का सवाल बदल देती है। मैंने उसकी तरफ देखा। कैसे? एम्मा ने सीधे मेरी ओर देखते हुए कहा, अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारी पत्नी ने क्या किया, सवाल यह है कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या किया जा रहा है। मैं वापस डेस्क पर आकर बैठ गया और लैपटॉप पर खुला शेयर होल्डर एग्रीमेंट अब भी सामने था। एक कंडीशनल क्लॉज, एक कैलिब्रेटेड थ्रेशोल्ड और एक बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया ढांचा जो सोफी के भरोसे के भीतर 30% हिस्सेदारी के रूप में रखा गया था। मैंने अपनी नोटबुक खोली और अगली एंट्री सोफी के बारे में नहीं थी, बल्कि लुकास के बारे में थी। और वहीं से एक अलग तरह की समझ शुरू हो रही थी। मैंने रविवार की सुबह को चुना, किसी ड्रामे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि रविवार हमेशा हमारे घर का सबसे शांत समय होता था। ना कॉल, ना बाहर जाने की जल्दी, बस एक ऐसी शांति जिसमें सच बोलना आसान होता है क्योंकि भागने का कोई बहाना नहीं होता। एम्मा अपार्टमेंट देखने गई थी और उसने खुद कहा था कि दोपहर तक वापस नहीं आएगी, और मैं जानता था कि वो समय को सही तरीके से पढ़ रही थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स किचन टेबल पर रख दिए, 3 पेज, ज्यादा कुछ नहीं। पुराना शेयर होल्डर एग्रीमेंट, 6 हफ्ते पुराना अमेंडमेंट और मेरा खुद का लिखा हुआ एक साफ सुथरा समरी जो टाइमलाइन, थ्रेशोल्ड और क्लॉज को सरल भाषा में समझाता था। सोफी नीचे आई तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि ये दिन बाकी दिनों जैसा नहीं रहेगा। उसने टेबल पर रखे कागज देखे और पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, बैठो, पहले कॉफी पी लो। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बैठते हुए पूछा, एड्रियन? मैंने बस कहा, प्लीज। वो बैठी रही और पेपर्स को छुए बिना उन्हें देखने लगी और मैंने उसे कॉफी दी और सामने बैठ गया। फिर इंतजार किया कि वो खुद पहला पेज उठाए। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसके चेहरे को देखा, क्योंकि वही असली बदलाव था। कोई इंसान जब ऐसी जानकारी पढ़ता है जो उसके लिए नई हो तो उसका रिएक्शन अलग होता है, और जब वही इंसान किसी जानी हुई चीज को फिर से नए संदर्भ में देखता है तो उसका एक्सप्रेशन अलग होता है। पहले पेज पर उसकी पहचान थी, दूसरे पर कंफ्यूजन और तीसरे पर वो धीमी गहरी समझ जो किसी चीज को स्वीकार करने से पहले दिमाग में जगह बनाती है। उसने आखिर में पेपर्स को रख दिया और कुछ सेकंड बिल्कुल शांत बैठी रही, फिर बस इतना कहा, थ्रेशोल्ड। और मैंने जवाब दिया, हाँ, ये लगातार 2 क्वार्टर से जुड़ा हुआ है। उसने कहा, हाँ, मैंने जवाब दिया, मुझे उस कंडीशनल क्लॉज के बारे में नहीं पता था। सोफी ने धीरे से कहा,
और उसकी आवाज में कोई सफाई देने की कोशिश नहीं थी, बस एक नई जानकारी को अपने अंदर जगह देते हुए समझने की प्रक्रिया थी। मैंने शेयर होल्डर अमेंडमेंट देखा था, लेकिन लुकास ने कहा था कि यह सिर्फ स्टैंडर्ड गवर्नेंस रीस्ट्रक्चरिंग है। उसने मुझे पहले 2 पेज समझाए, कहा कि यह वोटिंग राइट से जुड़ा है। वोटिंग राइट्स वाला हिस्सा पेज 1 और 2 पर है। मैंने शांत होकर कहा, कंडीशनल एक्विजिशन क्लॉज पेज 4 पर है। सोफी ने टेबल की तरफ देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, तुमने पेज 4 नहीं पढ़ा। मैंने उस पर भरोसा किया कि वो मुझे बताएगा कि क्या महत्वपूर्ण है। उसने स्वीकार किया। फिर उसने आगे कहा, उसने कहा था कि यह स्टैंडर्ड अमेंडमेंट है, कि उसके लॉयर्स ने इसे माइनॉरिटी होल्डर प्रोटेक्शन के लिए रेकमेंड किया है। उसने बताया कि यह माइनॉरिटी होल्डर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर कंपनी अंडर परफॉर्म करे तो उन्हें मेजॉरिटी एक्सेस देता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। सोफी ने टेबल के किनारे अपनी उंगलियां रख दी और डॉक्यूमेंट्स को ऐसे देखा जैसे वो किसी ऐसी चीज को दोबारा देख रही हो जिसे उसने खुद बनाया था, लेकिन अब किसी और एंगल से। उसने कहा था कि वो फर्मा में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। उसने धीरे से कहा कि वो उस चीज का हिस्सा बनना चाहता है जो मैंने बनाई है। वो रुकी, फिर बोली, उसने कहा था कि ये दोस्तों के बीच सपोर्ट जैसा है जब उनके पास रिसोर्सेज हो। मैंने शांत आवाज में कहा, उसने एंटिटी 2 महीने पहले बनाई थी, इन्वेस्टमेंट से पहले। मुझे पता है, सोफी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। उसने कहा था कि वो काफी समय से किसी मीनिंगफुल चीज में इन्वेस्ट करना चाहता था और फॉर्मा उसके लिए सही अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कहा, उसने राइट्स अमेंडमेंट 9 महीने बाद फाइल किया, जब उसके पास पर्याप्त परफॉर्मेंस डेटा था ताकि थ्रेशहोल्ड को ठीक से कैलिब्रेट किया जा सके। सोफी चुप हो गई। थ्रेशहोल्ड तुम्हारे बेस्ट क्वार्टर एवरेज से 7% नीचे रखा गया है। मैंने आगे कहा, किसी क्राइसिस लेवल पर नहीं, बल्कि एक ऐसे लेवल पर जो किसी भी छोटे बिजनेस के नॉर्मल मुश्किल साल में आ सकता है। उसने ऊपर देखा, ऐसा मुश्किल साल जो बिना किसी प्लानिंग के भी आ सकता है। मैंने कहा, यही ट्रिगर है। सोफी ने आंखें बंद कर ली, फिर जब खोली तो उनमें आंसू थे, लेकिन वो गिल्ट वाले नहीं थे। वो उस समझ के थे जो अचानक किसी पूरे पैटर्न को साफ देख लेती है और उसे अनदेखा करना अब संभव नहीं रहता। उसने मेरी कंपनी का इस्तेमाल किया, उसने कहा। उसने सब कुछ ऐसे सेट किया था कि सही कंडीशंस मिलते ही वो सब ओन कर ले। उसने बोलना शुरू किया, फिर रुक गई। मुझे लगा था वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। वो एक्चुअली एक कंट्रोल्ड आउटकम में इन्वेस्ट कर रहा था। मैंने कामली कहा। उसने एक पल के लिए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसके शोल्डर्स एक बार हल्के से हिले, फिर बिल्कुल स्टेडी हो गए। मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ा, इसलिए नहीं कि मुझे उसे कंफर्ट करने का इंस्टिंक्ट फील नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पहले कुछ कहना था और उसके लिए वही खड़े रहना जरूरी था। सोफी, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। तुमने मुझसे कहा था ग्रो अप करने के लिए। मैंने कहा, मॉन्ट्राचेट के बाद कार में तुमने कहा था कि मैं अपने कॉन्सर्न्स को मैच्योर तरीके से हैंडल करूं। उसने मेरी नजर पकड़े रखी। मैंने वही किया। मैंने आगे कहा, जो भी मुझे सस्पेक्ट हुआ, मैंने उस पर इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया। मैंने तुमसे फीलिंग्स के साथ कॉन्फ्रंट नहीं किया। मैंने डॉक्यूमेंटेशन ढूंढा, एक्चुअल सिचुएशन समझी और उसके बाद ही एक शब्द बोला। वो चुप रही। यही, मैंने धीरे से कहा, मैच्योर होने का मतलब होता है। कमरे में वो बात एक्यूजेशन की तरह नहीं, बल्कि एक फैक्ट की तरह ठहर गई। सोफी ने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देखा, उन पेजेस को जिनमें एक ऐसा प्लान लिखा था जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, खासकर उस इंसान से जिस पर उसने अपनी पूरी अडल्ट लाइफ में ट्रस्ट किया था। अब हम क्या करें? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ ऑनेस्टली देखा। वो डिपेंड करता है, मैंने कहा, कि तुम डिसाइड क्या करती हो। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? मंडे सुबह मैंने अपनी फर्म के लीगल काउंसिल से बात की, जिसे मैंने इनिशियली एक रूटीन कंसल्टेशन की तरह शेड्यूल किया था, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ ज्यादा स्पेसिफिक बन गई। उनका नाम पैट्रिसिया रोजाई था। फाइनेंशियल लॉ में 30 साल का एक्सपीरियंस, एक ऐसा कंपोज्ड और प्रेसाइज माइंड जो एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड लीगल आर्ग्यूमेंट में वही सेटिस्फैक्शन ढूंढता था जो मुझे एक क्लीन ऑडिट ट्रेल में मिलता है। मैंने उनके साथ 3 क्लाइंट केसेस पर काम किया था और उन पर वैसा ट्रस्ट करता था जैसा आप किसी पर करते हो जिसका काम आपने प्रेशर में देखा हो। मैं उनके डेस्क के सामने बैठा और कहा, हाइपोथेटिकली। ऑफ कोर्स, उन्होंने कामली जवाब दिया। एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी में ऐसा क्लॉज स्ट्रक्चर करता है जो परफॉर्मेंस थ्रेशहोल्ड से टाइड हो, और वो क्लॉज एक गवर्नेंस अमेंडमेंट में छुपा होता है जिसे फाउंडिंग शेयर होल्डर को स्टैंडर्ड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर दिया जाता है। फाउंडिंग शेयर होल्डर उस डॉक्यूमेंट को बिना पूरी तरह पढ़े साइन कर देता है। मैंने कंटिन्यू किया। पैट्रिसिया ने अपनी रीडिंग ग्लासेस के ऊपर से मुझे देखा। ये हाइपोथेटिकल काफी स्पेसिफिक लग रहा है? मैंने सीधा जवाब दिया। फाउंडिंग शेयर होल्डर को डॉक्यूमेंट पहले दिया गया था, पेजेस 1 और 2 वर्बली समझाए गए, लेकिन पेज 4 की तरफ डायरेक्ट नहीं किया गया। क्या उस वर्बल एक्सप्लेनेशन का कोई एविडेंस है? उन्होंने पूछा। इन्वेस्टर ने एक फॉलोअप ईमेल भेजा था जिसमें उसने अमेंडमेंट के पर्पस को समराइज किया था। मैंने कहा, उस ईमेल में कंडीशनल क्लॉज का कोई मेंशन नहीं है। पैट्रिसिया ने अपने ग्लासेस उतार दिए। वो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास है, मैंने कहा। उसने कुछ पल तक मुझे देखा। एड्रियन, पैट्रिसिया, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। नहीं, मैंने शांत होकर कहा, ये बिल्कुल रियल है। उसने 3 दिन मांगे। एमा ने उन 3 दिनों में फॉर्मा स्टूडियोज की पूरी फाइलिंग हिस्ट्री को उसी सिस्टमैटिक फोकस के साथ एनालाइज किया जो वो हर स्ट्रक्चर्ड काम में लाती थी। वो लॉयर नहीं थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्पेशलिस्ट थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ, और सबसे खास स्किल ये कि वो समझती थी कि इंस्टीट्यूशंस कैसे लिजिट स्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। उसने 2 और चीजें फाइंड की।
पहली थी लुकास की एंटिटी और एक मार्केट एनालिसिस फर्म के बीच का कंसल्टिंग अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट 18 महीने पुराना था और उसमें जो स्कोप ऑफ वर्क था वो स्पेसिफिकली फॉर्मा स्टूडियोज के इंडस्ट्री सेगमेंट्स को कवर करता था। मतलब साफ था, लुकास ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोफी के मार्केट का प्रॉपर कंपिटिटिव एनालिसिस करवाया था। ये किसी दोस्त का बिहेवियर नहीं था जो ट्रस्ट पर एक्ट करता है, ये एक इन्वेस्टर का मूव था जो एक्विजिशन टारगेट पर ड्यू डिलिजेंस कर रहा था। दूसरी चीज जो एम्मा ने फाइंड की वो एक कम्युनिकेशन थ्रेड थी, प्राइवेट नहीं बल्कि प्रोफेशनल। लुकास की एलएलसी और उस लॉ फर्म के बीच जिसने राइट्स अमेंडमेंट ड्राफ्ट किया था। ये थ्रेड फर्म की पब्लिक डिस्क्लोजर फाइलिंग्स में एक्सेसिबल थी एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। उस थ्रेड में लीगल प्रोफेशनल्स की केयरफुल लैंग्वेज में फाउंडिंग शेयर होल्डर की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और एक्सपेक्टेड टाइमलाइन डिस्कस की गई थी। मतलब उन्होंने कैलकुलेट किया था कि सोफी कब थ्रेशोल्ड के करीब पहुंचेगी। उन्होंने पहले से मॉडल किया था कि सोफी कब क्लोज होगी और उसी हिसाब से अमेंडमेंट फाइल किया था। एमा ने वो प्रिंटेड पेजेस मेरे सामने रखे और कहा उसे पता था कब फाइल करना है, क्योंकि उसे पता था वो कब वल्नरेबल होगी। मैंने चुपचाप उन पेजेस की तरफ देखा। उसने वेट किया जब तक उसके इनफ गुड क्वार्टर्स नहीं आ गए ताकि थ्रेशोल्ड हाई सेट हो सके। मैंने कहा और क्लॉज उसी से पहले फाइल कर दिया जब तक वो उसके ऊपर इनफ बफर बिल्ड कर पाती। हाँ, एमा ने क्वाइटली कहा। मैं कुछ देर उसी बात के साथ बैठा रहा। उसे चाहिए था कि वो इनफ सक्सीड करे ताकि कंपनी वैल्यूएबल बन जाए, मैंने कहा, और इनफ फेल भी करे ताकि क्लॉज ट्रिगर हो जाए। एक बहुत नैरो विंडो, एमा ने कहा, लेकिन उसने उसे मॉडल कर लिया था। वो उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहा था बिना उसे ये पता चले कि उसे मैनेज किया जा रहा है। एमा कुछ नहीं बोली, उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। थर्सडे को पैट्रिसिया वापस आई, एक 2 पेज लेटर और एक्सपोजर पॉइंट्स की पूरी लिस्ट के साथ। वो ईमेल जिसमें लुकास ने अमेंडमेंट समराइज किया था लेकिन कंडीशनल क्लॉज का मेंशन नहीं किया, वो एक्चुअली एक मटीरियल ओमिशन बनता था, स्पेशली एक डॉक्यूमेंटेड शेयर होल्डर अग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। मार्केट एनालिसिस फर्म वाला कंसल्टिंग अग्रीमेंट और वो कम्युनिकेशन थ्रेड जिसमें थ्रेशोल्ड मॉडलिंग डिस्कस हुई थी, इन दोनों ने मिलकर एक क्लियर पैटर्न ऑफ इंटेंट एस्टैब्लिश कर दिया था जो मिस रिप्रेजेंटेशन क्लेम को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसने एक प्रॉपर पेपर ट्रेल बनाया, पैट्रिसिया ने केयरफुली कहा, लेकिन पेपर ट्रेल्स का मतलब होता है कि उन्हें रीड भी किया जाए। अगर ये सब पब्लिक हो गया तो क्या होगा? मैंने पूछा। अगर फाइल हुआ तो ये डिस्कवरेबल बन जाएगा। प्राइवेट कंपनीज के शेयर होल्डर डिस्प्यूट्स रेयरली प्राइवेट रहते हैं, उसने कहा, फिर थोड़ी देर रुककर बोली, स्पेशली जब फाउंडिंग शेयर होल्डर के पास ऑडियंस हो। मैंने उसकी तरफ देखा। सोफी कॉलियर के पास अपनी इंडस्ट्री कम्युनिटी में 6000 फॉलोअर्स हैं। पैट्रिसिया ने कहा, डिजाइन कंसल्टेंसी स्मॉल बिजनेस नेटवर्क्स, ये छोटी बात नहीं है। फ्राइडे इवनिंग को मैंने सोफी को पूरा फाइल दिखाया, कंसल्टिंग अग्रीमेंट, कम्युनिकेशन थ्रेड, थ्रेशोल्ड मॉडलिंग रेफरेंस और पैट्रिसिया का लेटर। सोफी किचन टेबल पर बैठकर सब पढ़ रही थी, उसी जगह जहां 3 हफ्ते पहले मैंने उसे शेयर होल्डर अमेंडमेंट दिखाया था, और उसने रियलाइज किया था कि उसने पेज 4 पढ़ा ही नहीं था। इस बार उसके चेहरे पर सरप्राइज नहीं था, कुछ और था, कुछ ज्यादा हार्ड, ज्यादा कोल्ड और फाइनल। उसने मेरी परफॉर्मेंस मॉडल की थी। उसने धीरे से कहा, हाँ। मैंने जवाब दिया। उसे पता था मैं कब क्लोज हो जाऊंगी। हाँ। उसने आखिरी पेज नीचे रखा और कुछ पल के लिए दीवार की तरफ देखते हुए चुप हो गई। वो इसी किचन में बैठता था। उसने धीरे से कहा, यही डिनर करता था, फॉर्मा के नंबर्स के बारे में पूछता था और मैं उसे बता देती थी क्योंकि मुझे प्राउड फील होता था, और वो मेरा फ्रेंड था। वो रुक गई, वो डेटा कलेक्ट कर रहा था। उसने कहा, हाँ। मैंने कामली जवाब दिया। उसने मेरी तरफ देखा, अब हम इसके साथ क्या करें? पैट्रिसिया ने लुकास के काउंसिल को एक फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्लेम का नोटिस देते हुए और राइट्स अमेंडमेंट को रिसेंड करने की डिमांड के साथ। और अगर वो मना कर दे तो ये फाइलिंग बनेगा, फिर डिस्कवरेबल होगा और फिर ये पूरी स्टोरी बन जाएगी। सोफी ने डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा। उसे कंपनी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं। उसे एक एसेट चाहिए था जिसे वो उस रिलेशनशिप के थ्रू एक्सेस कर सके जिस पर तुम ट्रस्ट करती थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे किसी पजल का लास्ट पीस फाइनली अपनी जगह पर फिट हो गया हो। लेटर भेज दो, उसने कहा। पैट्रिसिया ने मंडे को भेज दिया। लुकास के काउंसिल ने 3 दिन में रिप्लाई किया। सीधा रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उस तरह की लैंग्वेज में जवाब दिया जिसमें कोई एक्सपोजर की कॉस्ट और कंसेशन की कॉस्ट को कंपेयर कर रहा हो। 1 हफ्ते के अंदर राइट्स अमेंडमेंट रिसेंड हो गया। कंसल्टिंग अग्रीमेंट और कम्युनिकेशन थ्रेड, ये दोनों रिसेशन फाइनलाइज होने से पहले ही स्मॉल बिजनेस और फाइनेंशियल प्रेस के 2 जर्नलिस्ट्स को भेज दिए गए थे। मेरे द्वारा नहीं, मैंने किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। जब मैंने एम्मा से पूछा तो उसने बस 1 सेकंड के लिए सीलिंग की तरफ देखा और कहा, इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट होना पसंद है। 1 महीने के अंदर लुकास का नाम इनडायरेक्टली 2 इंडस्ट्री आर्टिकल्स में दिखा, प्रेडेटरी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स पर, खासकर फाउंडर लेड कंपनीज में। किसी ने उसका नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन स्ट्रक्चर इतना क्लियर डिस्क्राइब किया गया था कि उसके प्रोफेशनल नेटवर्क ने खुद ही डॉट्स कनेक्ट कर लिए। मार्कस के थ्रू मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार उसका अगला इन्वेस्टमेंट पिच क्लोज नहीं हुआ। सोफी ये सब कवरेज देख रही थी, उस एक्सप्रेशन के साथ जिसमें कोई इंसान कॉन्सिक्वेंस को एग्जैक्टली वही अराइव होते देख रहा हो जहां उसे होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रही हो। उसने मेरी एम्बिशन को यूज किया। उसने एक शाम कहा, उसे पता था मैं इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बोल दूंगी, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहती थी कि मैं कुछ रील बिल्ड कर सकती हूं। हाँ, मैंने कहा। उसने मुझे इतना स्टडी किया था कि उसे एग्जैक्टली पता था मैं किस चीज पर फॉल करूंगी। मैं चुप रहा। उसने मेरी तरफ देखा, तुमने भी मुझे स्टडी किया, ये सब फाइन करने के लिए
मैंने ऑनेस्टली कहा, वो सैम बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा, वो सैम नहीं है। वो कुछ देर चुप रही। थैंक यू, उसने कहा, वॉर्म नहीं, अभी नहीं, लेकिन जेन्युइनली। और इस सिचुएशन में फिलहाल के लिए वो काफी था। लुकास के काउंसिल के रीसेशन कंफर्म करने के 3 हफ्ते बाद एक सैटरडे मॉर्निंग को उसने मुझसे पूछा। एमा के अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद घर थोड़ा ज्यादा क्वाइट हो गया था। अनकंफर्टेबल नहीं, बल्कि वो स्पेसिफिक साइलेंस जिसमें 2 लोग किसी इंपॉर्टेंट बात के अराउंड घूमते रहते हैं और अपसाइड कॉन्वर्सेशंस खत्म हो चुकी होती है, बस मेन बात बाकी रह जाती है। सोफी ने ब्रेकफास्ट बनाया। ये अनयूजुअल नहीं था। सैटरडे मॉर्निंग्स पर वो अक्सर कुक करती थी जब उसे अपने हाथों को बिजी रखना होता था, और ये बात मैं सालों से बिना एनालाइज किए समझता आया था। लेकिन आज उसने जरूरत से ज्यादा बनाया था, और ये वही साइन था जो बताता है कि कुछ सीरियस आने वाला है। हम थोड़ी देर बिना बात किए खाते रहे, फिर उसने अपनी फोक नीचे रख दी। क्या हम इसे फिक्स कर सकते हैं, उसने पूछा। मैंने टेबल के उस पार उसकी तरफ देखा। वो ये सवाल परफॉर्म नहीं कर रही थी। उसमें कोई मैनेज्ड वल्नरेबिलिटी नहीं थी, कोई कैलकुलेटेड टोन नहीं था। उसने वैसे पूछा था जैसे लोग तब पूछते हैं जब वो इतना वेट कर चुके होते हैं कि अब सिर्फ वही असली सवाल बचता है जिसका जवाब चाहिए होता है। मैंने भी अपनी फोक नीचे रख दी। मैं पिछले 3 हफ्तों से इसी सवाल के बारे में सोच रहा हूं। मैंने कहा, मुझे पता है, मैं इसका ऑनेस्ट जवाब देना चाहता हूं। मुझे ये भी पता है। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। मैंने हमारे बीच की टेबल की तरफ देखा, उस ब्रेकफास्ट की तरफ जो उसने इतनी कैसे बनाया था, उस सिंपल सैटरडे मॉर्निंग सेटअप की तरफ जिसमें एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इतने समय से छुपा हुआ था कि हम दोनों ने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं किया था। तुम्हारा फिजिकल अफेयर नहीं था, मैंने कहा। नहीं, मुझे पता है। मैं चाहता हूं तुम्हें भी पता हो कि मुझे पता है। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक्चुअली क्या वे कर रहा हूं, मैंने कहा। और ये सिर्फ होटल रूम या लुकास नहीं है, ये एक पैटर्न है जो मैं महीनों से देख रहा हूं, और इसके कई पार्ट्स हैं। मैं एक पल के लिए चुप रहा। तुमने मुझे गैसलाइट किया, मैंने कहा। वो नहीं हिली, जिसका मतलब था कि वो इस कॉन्वर्सेशन के लिए पहले से तैयार थी, और वो भी उसी वर्ड तक पहुंच चुकी थी। हाँ, उसने कहा, जब मैंने लुकास के बारे में कॉन्सर्न्स रेज किए, तुमने उन कॉन्सर्न्स को एड्रेस नहीं किया। तुमने उन्हें मेरी इनसिक्योरिटी बना दिया। तुमने मुझे प्रॉब्लम बना दिया। हाँ, एक बार नहीं, कई बार। कई बार, उसने कंफर्म किया। मैं इनसिक्योर नहीं था, मैंने कहा। मैं ऑब्जर्वेंट था। फर्क होता है, और तुम्हें पता था फर्क होता है। फिर भी तुमने इनसिक्योर वर्ड यूज किया क्योंकि वो आसान था, उस चीज को एक्सेप्ट करने से आसान जो मैं एक्चुअली देख रहा था। सोफी ने नीचे टेबल की तरफ देखा। मैं खुद से कहती थी कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और शायद आधा मैं खुद भी उस पर बिलीव कर रही थी। कौन सा आधा, मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रही। वो आधा जिसे ये सच होना जरूरी था, ताकि मुझे ये न देखना पड़े कि मैं क्या कर रही थी। ये इतना ऑनेस्ट था कि उस पर रुककर सोचा जा सके। तुमने मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए बिना मुझे बताए, मैंने कहा। मैं चाहती थी फॉर्मा सिर्फ मेरा हो। मैंने उसका रिस्पेक्ट किया। मैंने कभी इन्वॉल्व होने की डिमांड नहीं की। मुझे पता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली कुछ बिल्ड करने और एक थर्ड पार्टी को 30% देना बिना अपने हस्बैंड को बताए, इन दोनों में फर्क होता है। मैंने थोड़ा रुककर कहा, ये इंडिपेंडेंस नहीं है, ये सीक्रेसी है। उसने अपने होंठ हल्के से भींच लिए। और तुमने हमारे फाइनेंशियल लाइफ में एक ऐसे इंसान को लाया, मैंने आगे कहा, जिसके पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेड प्लान था उस एक्सेस को लेवरेज करने का। तुमने इनडायरेक्टली उसे एनेबल किया, क्योंकि तुमने मुझे बताया ही नहीं। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता तो मैं स्ट्रक्चर चेक करता। ये मेरा काम है। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा। तुम जानती थी कि मैं चेक करूंगा, मैंने कहा, और वो चुप रही। क्या इसी वजह से तुमने मुझे नहीं बताया, मैंने पूछा। सोफी ने खिड़की की तरफ देखा। सैटरडे की सुबह बाहर ग्रे और बिल्कुल स्टिल थी। मुझे लगता है, उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बताने का मतलब होता तुम्हारी ओपिनियन लेना, और मुझे डर था कि तुम्हारी ओपिनियन कंजर्वेटिव होगी। फिर मुझे उस चीज के लिए फाइट करना पड़ता जो मैं चाहती थी, और वो फाइटिंग एग्जॉस्टिंग होती, और एंड में या तो मैं हार जाती या जीतती भी, तो ऐसा लगता जैसे वो जीत मेरी अपनी नहीं थी। मैं खुद डिसाइड करना चाहती थी। मैंने कहा, तुम खुद डिसाइड कर सकती थी और बाद में मुझे बता सकती थी। अकेले डिसाइड करना और उसे सीक्रेट रखना अलग चीजें हैं। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया क्योंकि सीक्रेसी मुझे इंडिपेंडेंस जैसी लग रही थी। मैंने धीरे से कहा, वो सैम नहीं है, और उसने मान लिया, नहीं, सैम नहीं है। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने फिर से पूछा, क्या हम इसे फिक्स कर सकते हैं? इस बार वो रिपीट नहीं था, बल्कि वही असली सवाल था जिसके लिए वो पूरी बातचीत कर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और ऑनेस्टली कहा, मुझे अभी नहीं पता। उसने हल्का सा सिर हिलाया। ये फेयर आंसर है, मैंने कहा। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, कंडीशंस की तरह नहीं, बल्कि ऑनेस्टी के तौर पर जो मैंने इस सबसे सीखा है। उसने कहा, बताओ। मैंने कहा, मैं बहुत कुछ एब्जॉर्व कर सकता हूं। मैं पेशेंट हूं, मेथोडिकल हूं, बिना समझे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मैं बॉटमलेस नहीं हूं। इस पूरे फेज ने मुझसे जो लिया वो सस्पिशन, रिसर्च या मॉन्ट्रे वाला होटल रूम नहीं था, बल्कि वो था जब मैंने कंसर्न रेज किया और मुझे ही प्रॉब्लम बना दिया गया। वो फीलिंग मैं आगे कैरी नहीं कर सकता जब तक कुछ चेंज ना हो। उसने धीरे से पूछा, क्या चेंज होना चाहिए? मैंने कहा, मुझे तुमसे ट्रू बातें चाहिए। जब तुम फॉर्मा के साथ स्ट्रगल कर रही हो,
जब तुम ऐसे डिसीजंस ले रही हो जो हम दोनों को अफेक्ट करते हैं, जब लुकास या कोई और तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो। मुझे हर चीज में कंसल्ट नहीं होना, लेकिन मुझे उस चीज में शामिल होना है जो रील है। उसने पूछा, और अगर मैं ऐसा करूं? मैंने जवाब दिया, तो ट्रस्ट अपॉलॉजी से रीबिल्ड नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी से होता है। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम, धीरे धीरे, बिना किसी गारंटीड आउटकम के। वो थोड़ी देर चुप रही और बोली, ये स्लो लगता है और अनसर्टेन भी। और मैंने बस कहा, हाँ। उसने मुझे उस खास नजर से देखा, जैसे कोई ये डिसाइड कर रहा हो कि स्लो और अनसर्टेन जैसी चीज को वो सह भी सकता है या नहीं। मैं ये कर सकती हूं, उसने कहा। मुझे अभी नहीं पता कि ये इनफ होगा या नहीं, मैंने ऑनेस्टली कहा, लेकिन मैं ये जानने के लिए रेडी हूं। उसने टेबल के उस पार अपना हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि बस टेबल पर पाम अप खुला हुआ रख दिया। कोई क्लेम नहीं, एक ऑफर। मैंने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ के पास रखा, छूने जितना करीब, लेकिन टच किए बिना। वो रेकंसिलिएशन नहीं था, वो एक बिगिनिंग थी। और महीनों में पहली बार एक बिगिनिंग ऐसी लगी जिसे मैं सच में कंसिडर कर सकता था। एमा की आखिरी रात इस घर में लुकास के काउंसिल के रीसेशन कंफर्म करने से 3 हफ्ते पहले थी, लेकिन वो एक बार वापस आई, बिना अनाउंस किए। वेंसडे इवनिंग को उसने टेक्स्ट किया, आर यू होम, कैन आई कम बाय? और मैंने हाँ कहा। वो 20 मिनट में आ गई, उस सैम पर्पसफुलनेस के साथ जो वो हर चीज में लाती थी, जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि उसे क्या कहना है और सही टाइमिंग का इंतजार किया हो। सोफी उस वक्त फर्मा के क्लाइंट डिनर पर थी। एमा किचन टेबल पर बैठी, वही जगह जहां पिछले 2 महीनों की सबसे इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। उसने कॉफी ली और मुझे उस एक्सप्रेशन से देखा जो वो तब यूज करती थी जब वो कुछ ऐसा बोलने वाली होती थी जो उसके लिए भी ईजी नहीं होता। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, उसने कहा। तो बताओ, मैंने कहा। मुझे लुकास कभी पसंद नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, तुम्हें पता है? उसने हल्का सा सरप्राइज होकर पूछा। तुमने उसे 3 साल पहले एक बार मेंशन किया था, उस दिन के बाद जब सोफी उसे लाई थी। तुमने कहा था वो उस तरह का इंसान है जो ध्यान से सुनता है और जो सुनता है उसे यूज करता है। तुमने वो एक बार कहा था और फिर कभी रिपीट नहीं किया। एमा ने अपनी कॉफी की तरफ देखा। मुझे लगा वो मेरा प्लेस नहीं था। वो नहीं था, मैंने कहा। नहीं, उसने माना, लेकिन शायद मैं गलत भी थी कि मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तुम मेरी मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मैंने कहा। नहीं, उसने अग्री किया, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड थी और मैंने कुछ ऐसा होते देखा, धीरे धीरे, इतना धीरे कि तुम खुद को कन्विंस कर सको कि कुछ हो ही नहीं रहा। और मैं चुप रही क्योंकि मैंने खुद से कहा ये मेरा बिजनेस नहीं है और तुम खुद देख लोगे। मैंने देखा, इवेंचुअली, मैंने कहा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उससे ज्यादा टाइम लगा जितना लगना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई भी वो क्लियरली नहीं बोल रहा था जो वो देख रहा था। मैं उस बात के साथ कुछ देर बैठा रहा। अब क्यों बता रही हो ये सब, मैंने पूछा। क्योंकि लुकास वाली सिचुएशन अब रिजॉल्व हो चुकी है, उसने कहा, और मैं 2 हफ्तों में अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूं, जहां मुझे खुद अपनी कॉफी बनानी पड़ेगी। और मैं ये पूरी बात तुम्हें बताना चाहती थी, इससे पहले कि मेरे पास इसे कहने का कॉन्टेक्स्ट ही खत्म हो जाए। उसने दोनों हाथों से अपनी कप को पकड़ लिया। मैं आई थी जब तुमने पूछा, क्योंकि तुम्हें हेल्प चाहिए थी, गेस्ट रूम अवेलेबल था, टाइमिंग सही थी। ये सब सच है। वो थोड़ी रुकी, लेकिन मैं इसलिए भी आई थी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वरीड थी। कैसे वरीड, मैंने पूछा। तुम सबसे कंपोज्ड इंसान हो जिसे मैं जानती हूं, उसने कहा। तुम चीजों को मेथोडिकली प्रोसेस करते हो, रिएक्ट नहीं करते। तुम डिस्ट्रेस को परफॉर्म नहीं करते, एम्मा ने कहा। तुम इंफॉर्मेशन ढूंढते हो, उसकी पूरी शेप समझते हो और फिर प्रोपोर्शनेट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। उसने मेरी तरफ देखा। ये जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, मैं हमेशा इसे एडमायर करती हूं। लेकिन वो थोड़ी रुकी, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी कंपोजर को परमिशन समझ लेते हैं। उसने ये बात बहुत केयरफुली कही, वैसे जैसे वो हमेशा उन चीजों को कहती थी जिन पर वो काफी समय से सोच रही हो। सोफी ने तुम्हें इमैच्योर कहा था जब तुम्हारे कॉन्सर्न्स थे, और उसने ये एक बार नहीं, कई बार कैजुअली कहा, क्योंकि तुमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया बिना टूटे। और लोग वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जिसका उन्हें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता। किचन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं आई थी, एम्मा ने कहा, क्योंकि मुझे पता था तुम डर्टी फाइट नहीं करोगे। मुझे पता था तुम ट्रूथ को डॉक्यूमेंटेशन, लीगल प्रोसेस और केयरफुल मेथोडोलॉजी से फाइन करोगे। मुझे पता था तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो तुम्हारी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। वो थोड़ी देर रुकी। मैं बस ये इंश्योर करना चाहती थी कि जब तुम ये सब कर रहे हो तब कोई रूम में मौजूद हो। मैंने उसे कुछ देर तक देखा। ये बहुत एमा टाइप रीजन है कुछ करने का, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं बहुत एमा टाइप इंसान हूं, उसने जवाब दिया। मैं जेन्युइनली मुस्कुराया और उसने भी। हमने कॉफी फिनिश की और वो 10 बजे चली गई। मैं फ्रंट डोर पर खड़ा रहा जब तक उसकी कार दूर नहीं हो गई और उसके वर्ड्स के बारे में सोचता रहा। लोग वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जिसका उन्हें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता। सोफी 11 बजे घर आई। मैं बालकॉनी में था। उसने मुझे वहां देखा और अंदर आने से पहले एक पल के लिए डोरवे में खड़ी रही, जैसे वो इस साइलेंस की क्वालिटी को समझने की कोशिश कर रही हो। डिनर कैसा था, मैंने पूछा। प्रोडक्टिव, उसने कहा। क्लाइंट एक्सपैंड कर रहा है, फॉर्मा फुल रीब्रांड पिच करने वाली है। अच्छा है, मैंने कहा। हाँ, अच्छा है, उसने नीचे सिटी की तरफ देखते हुए कहा। हम कुछ देर बालकॉनी में खामोश खड़े रहे। फिर उसने कहा, मैं सोच रही थी जो तुमने सैटरडे को कहा था,
डिसाइडिंग अलोन और सीक्रेट रखने के डिफरेंस के बारे में मैं चुप रहा। मैं खुद को यह समझा रही थी कि मैं प्रोग्रेसिव हूं, इंडिपेंडेंट हूं, कि अपने बिजनेस डिसीजंस के बारे में हस्बैंड को बताना एक आउटडेटेड डिपेंडेंसी है जिससे मैं आगे बढ़ चुकी हूं। वो कुछ पल रुकी। मुझे लगता है मैंने प्रोग्रेसिवनेस और केयरलेसनेस को मिक्स कर दिया, उसने धीरे से कहा। मैंने सीक्रेसी की आदत को इंडिपेंडेंस के नाम से जस्टिफाई किया ताकि मुझे अकाउंटेबिलिटी फेस न करनी पड़े। मैं कुछ नहीं बोला। और एक और चीज, उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें इमेच्योर इसलिए कहा क्योंकि इमेच्योरिटीज को हैंडल करना आसान था, उस एक्चुअल चीज को एक्सेप्ट करने से आसान जो तुम देख रहे थे। नीचे सिटी अपनी नॉर्मल नाइट लाइफ में बिजी थी। मुझे पता है, मैंने कहा। मुझे पता है तुम्हें पता है, उसने जवाब दिया। मैं बस ये कहना चाहती थी, बिना किसी सवाल के जवाब में, बस कहना चाहती थी। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। कुछ देर बाद वो अंदर चली गई। मैं बालकनी पर ही खड़ा रहा। नीचे सिटी अपनी यूजुअल रिदम में चल रही थी, बिना किसी से कुछ एक्सपेक्ट किए, इंडिफरेंट, कांस्टेंट और हजारों अलग अलग जिंदगियों की रोशनी से भरी हुई, जहां हर कोई अपनी ओन कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी में बिजी था। मैं नोटबुक के बारे में सोच रहा था, 31 एंट्रीज, और उसके बाद की एंट्रीज भी, पूरी मेथोडोलॉजी, वो पेशेंस, वो कंपोजर जिसे एम्मा ने एक ही ब्रेथ में स्ट्रेंथ भी कहा था, और वल्नरेबिलिटी भी। मैं ये सोच रहा था कि इसकी असली कॉस्ट क्या थी। सिर्फ वो कुछ हफ्ते नहीं जो रिसर्च में गए, बल्कि वो साल जो उससे पहले बीते, जब मैंने उन चीजों को क्वाइटली एब्जॉर्ब किया जिन्हें बिना नाम दिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। मैच्योरिटी का मतलब डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करना नहीं होता, बल्कि उसे जल्दी रिकॉग्नाइज करना और खुद को चूज करना होता है। और मैंने उसे इवेंचुअली रिकॉग्नाइज किया, लेकिन जितनी जल्दी करना चाहिए था उससे काफी बाद में, और उससे कहीं ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के बाद जितनी एक्चुअली जरूरत थी। फिर भी मैंने चूज किया, और वो मैटर करता है। बालकनी पर ठंड थी, लेकिन मैं थोड़ी देर और वही खड़ा रहा। किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहा था, बस क्लियर हवा में खड़ा अपने थॉट्स के साथ, उस रेयर पीस में जहां एक इंसान फाइनली समझ जाता है कि पेशेंस और परमिशन में फर्क क्या होता है, और डिसाइड कर लेता है कि अब वो इनमें से क्या देना बंद कर चुका है।